Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about Stokes law, and after that, in the same video, we are discussing the terminal velocity. Okay. So two topics we are going to discuss today, that is Stokes law and terminal velocity. Okay. So सबसे पहले हम Stokes law इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या और उसके लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे. So let's start with the first Stokes law. Okay. Now see, in last video we have seen the one expression, that is F is equal to eta A dV by dx. This is the expression that we have seen in the topic coefficient of viscosity. Okay, ये coefficient of viscosity ये जो टॉपिक हमने देखा था उसमें हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और देखा था. तो इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो जब विस्कस फ्लूइड के ऊपर, सो मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, व्हेन ऑन अ विस्कस फ्लूइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा, समझ में आ रहा है? विस्कस फ्लूइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस इस एरिया पे कितना विस्कस फोर्स लगा, ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, समझ में आ रहा है? जब विस्कस फ्लूइड है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस सरफेस एरिया पे कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, ये F मतलब क्या था? विस्कस फोर्स था. तो इफ वी हैव टू फाइंड आउट दैट, देन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, सो नाउ एंड दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन. ये जो इक्वेशन दिया था ये साइंटिस्ट किसने दिया? न्यूटन ने. न्यूटन हैज गिवन दिस इक्वेशन. ओके, न्यूटन्स लॉ ने ये दिया. ओके, तो वैसे ही स्टोक्स ने एक इक्वेशन दिया है. सेम वे स्टोक्स हैज गिवन वन इक्वेशन. तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई. ठीक है, अगर विस्कस फ्लूइड के अंदर कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसके पहले जो न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, हमने जो एक्सप्रेशन देखा था उसमें क्या था? जो एक्सप्रेशन हमने देखा था वो किसके लिए वैलिड है? अगर विस्कस फ्लूइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस सरफेस, जिस सरफेस पे कांटेक्ट है फ्लूइड का, उस सरफेस के ऊपर जो विस्कस फोर्स जो लग रहा है, अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो उस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मगर स्टोक्स ने दूसरा अलग इक्वेशन दिया है फॉर अ डिफरेंट कंडीशन. ओके, तो कंडीशन इज व्हाट, हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, उसमें क्या किया? विस्कस फ्लूइड लिया है और उसके अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा है. कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, ऊपर नहीं है, इनसाइड द फ्लूइड. ओके, इस केस में इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, विस्कस फोर्स, वो अगर मुझे जानना है, कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना है, ये अगर मुझे जानना है तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है स्टोक्स ने. Stokes is what? It is the name of scientist. He has given this expression. So Stokes कहता है कि F जो viscous force है वो directly proportional to eta R and V. Okay? So Stokes क्या बोल रहा है? अगर कोई spherical object हो या कोई भी object हो, वो अगर viscous fluid के inside है, immersed है, अंदर है, तो उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, विस्कस फोर्स, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो वो जो फोर्स है किन चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ईटा, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का रेडियस. और वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, उस ऑब्जेक्ट का टर्मिनल वेलोसिटी. इन थ्री क्वांटिटीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स. ठीक है ना? इसके पहले जो एक्सप्रेशन देखा था वो किस लिए था? इट इज फॉर इफ ऑब्जेक्ट इज अपसाइड, ये ऊपर है, लिक्विड के ऊपर है, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे. अगर लिक्विड के अंदर है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. एंड दिस इक्वेशन इज गिवन बाय स्टोक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टोक्स लॉ. ओके, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन वी आर निकाल देंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, ईटा आर वी. ये वी को हम टर्मिनल वेलोसिटी है. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या हम आगे जानेंगे. तो स्टोक्स ने क्या किया, ये जो के है इसका एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एक वैल्यू कैलकुलेट किया. वो जो वैल्यू आया था उनको ये था 6 पाई ईटा आर वी.
So this is the expression for viscous force if any object is inside that viscous fluid. Okay, so this is the expression and this expression is called as a Stokes law. इसे हम क्या कहेंगे? Stokes law. ओके, इस इक्वेशन के ऊपर से, इस एक्सप्रेशन के ऊपर से भी हम स्टेटमेंट को थियोरेटिकली लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पे क्या है? Stokes states that if any object is inside the viscous fluid, then on that object the viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity of that fluid, radius of that object and velocity of that object. So हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके थियोरेटिकली हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टोक्स लॉ. ओके, सो एक छोटा सा टॉपिक है स्टोक्स लॉ. उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है हमें. स्टोक्स लॉ में क्या होता है? एक एक्सप्रेशन दिया है विच इज क्यों, कब ये जो इक्वेशन कब यूज करेंगे हम? अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड द विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड के अंदर है, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे. और ऊपर रहेगा तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जो एक्सप्रेशन देखा था वो यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स लॉ. छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्रेशन दिया है और उसका स्टेटमेंट भी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोक्स लॉ. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज terminal velocity. Next topic is terminal velocity. Terminal velocity. Okay. So we should remember the equation that we have derived, that is 6 pi eta r d. Okay, this v is the terminal velocity. Okay. तो अब हमें terminal velocity मतलब क्या और उसके लिए एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस, सो वी हैव टू टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल हमें लेना है. ओके, ठीक है. एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने विस्कस फ्लूइड लिया है. ओके, वी हैव टेकन द विस्कस फ्लूइड. ये जो हम सब अज्यूम कर रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं, ये स्ट्रीमलाइन, अगर लिक्विड का जो फ्लो है अगर वो स्ट्रीमलाइन रहेगा तभी वो वैलिड रहेगा. ओके, तो इसके पहले के लेक्चर्स में और या वीडियोस में मैंने बताया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या, टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या, ये सब हमने डिस्कस किया है. ये जो विस्कस फ्लूइड हम ले रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, उसका जो फ्लो रहेगा वो क्या होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन. देन ओनली दिस कंसेप्ट इज वैलिड. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? कंटेनर में विस्कस फ्लूइड ले रहे हैं जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है. उसके अंदर इनसाइड द viscous fluid we are considering the one spherical object. Okay, हम क्या कर रहे हैं? एक कंटेनर में viscous fluid लिया है, उसके अंदर viscous fluid के अंदर बीच में एकदम हम एक spherical object consider कर रहे हैं. Okay, so now the question arises that how many types of forces are getting applied on this object. तो हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कितने टाइप्स के जो फोर्सेस है यहाँ पे इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं. ओके, तो ऑब्वियसली एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसे हम वेट कहेंगे. उसका वेट, खुद का वेट, जो मास इनटू ये, इसका मतलब क्या है? mg. एंड इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे खुद का वेट के वजह से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है वो. ठीक है, तो वो फोर्स लग रहा है वेट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फ्लूइड के अंदर. ओके, तो ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, वो कौन से फोर्सेस बताऊंगा. ओके, एक को नाम दिया Fu, एक को नाम दिया Fv. ओके, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं और नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? उसका खुद का वेट जो है वो एक फोर्स है, तो वो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में दो लग रहा है. एक जो है विस्कस जो फ्लूइड है, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर है, तो उस फ्लूइड का जो विस्कस फोर्स है उसका फोर्स भी इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है. ओके, तो वो एक फोर्स है Fv. ये Fv फोर्स अपवर्ड क्यों लग रहा है? ठीक है ना. देखो, अब जब हम एक
एक विस्कस फ्लूइड के अंदर कोई हम एक अदर ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एक अदर मार्बल लिया हमने ड्रॉप किया, तो वो देखो अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो जो मूवमेंट है उसकी, वो जो नीचे की तरफ जाता है वो बहुत स्लो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या, जो फ्लूइड है उसका जो विस्कस फोर्स है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोक रहा है, मतलब नीचे की तरफ आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, है ना, ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फ्लूइड के विस्कोसिटी के वजह से। समझ में आ रहा है? तो हमने उसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट की ना, विस्कस फोर्स कितना रहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड द विस्कस है, फ्लूइड है, तो उसका विस्कस फोर्स कितना होता है ये हमने अभी स्टोक्स लॉ में देखा है। ओके, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसका वेट है, ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, उसमें से एक फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स है। ओके, जो फ्लूइड के वजह से अप्लाई हो रहा है, तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रहा है। ओके, मतलब स्लो कर रहा है उसको। और एक फोर्स लगता है Fu, Fu इज द अपथ्रस्ट फोर्स, और इसे बायंट फोर्स भी कहते हैं। एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एक विस्कस फोर्स लग रहा है, वो कैसे लग रहा है समझ में आ गया। तो उसके बाद और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ही, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स, बायंट फोर्स भी बोलते हैं उसे। क्लास 8 में या 9 में आपने देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, बायंट फोर्स मतलब क्या। ओके, किसी भी लिक्विड में और वाटर में आप देखोगे, रिवर में कभी आप देखे होंगे तो नहाने गए होंगे तो हमें क्या महसूस होता है कि लिक्विड जो है, वो पानी जो है नीचे से हमें ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ऐसा महसूस होता है स्टार्टिंग में, तो है ना। तो वो जो फोर्स है नीचे से हमें ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स। वी कॉल दैट फोर्स एज अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे भी ये विस्कस फ्लूइड है, मगर यहाँ पे भी बॉयंट फोर्स रहेगा। तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ नीचे नहीं आने देने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ उसे ढकेलने की कोशिश करता है। ओके, सो 3 काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. One is in downward direction and other 2 forces are in upward direction. Okay, so in downward direction there is a weight, due to that there is a force, and in upward direction there are 2 forces. One is viscous force due to the fluid around it, and other one is the upthrust force, that is a buoyant force. Okay, so buoyant force is found in every liquid. Okay, ये जो force है buoyant force हम कह रहे हैं कम ज्यादा रहेगा मगर हर लिक्विड में रहेगा. ओके, सो ये समझ में आ गया. हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द विस्कस फ्लूइड कंसीडर किया और उसके बाद में उसके ऊपर कौन से जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो हमने देखा. ओके, तो अब देखो ऊपर की तरफ 2 फोर्स, नीचे की तरफ 1 फोर्स लग रहा है, फिर भी ऊपर की तरफ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ ही आता है. ओके, नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब क्या है, द फोर्स, दिस W फोर्स, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसे हम वेट कह रहे हैं वो ज्यादा है किससे, दिस अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स. समझ में आ रहा है, इस अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स से क्या है वो ज्यादा है. ये तो हमें समझ में आ गया, नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, तो वेट इज मोर. ओके, तो क्या होता है, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है विस्कस फ्लूइड में जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आता है. ओके, जब नीचे आते रहता एक स्टेट और एक टाइम ऐसा आता है, कंडीशन ऐसा आता है कि ये जो फोर्स है दोनों इक्वल हो जाते हैं. वेट एंड दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स बोथ गेट्स इक्वल. ओके, सो दिस फोर्स कंबाइन विद दिस फोर्स एंड दिस फोर्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है. सो वी कैन फाइंड आउट दिस इक्वेशन. हमें ये इक्वेशन मिले. स्टार्टिंग में क्या था, जो इस इधर का फोर्स था नीचे का वो ज्यादा था ऊपर के फोर्स से, मगर एक कंडीशन, एक स्टेट ऐसी आती है कि दोनों फोर्स इक्वल होती है. वो क्यों होती है मैं बताऊंगा. देखो, अब देखो ये जो फोर्स है W वेट वो चेंज होगा क्या, जितना है स्टार्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी उतना ही फोर्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ आने के बाद भी उतना ही फोर्स है. जो वेट बदलेगा क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, m into g. मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगा, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है. ये जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है. जो Fu मतलब क्या, बायंट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स.
वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस बायंट फोर्स इज आल्सो नॉट गेटिंग चेंज। क्यों? क्योंकि आर लिक्विड में ऑब्जेक्ट कहाँ भी ऊपर रहो नीचे रहो, मतलब इसके ऊपर रहो इसके नीचे रहो या और नीचे रहो, उसके ऊपर उतना ही बायंट फोर्स लगेगा। Okay, so this buoyant force is also not changing. So which force is changing? This force, है ना? This force, viscous force is changing. क्यों बदल रहा है? देखो, viscous force डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, ये 6 पाई ईटा आर, दिस ऑल थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, जब यहाँ आता तो उसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी, तो जब नीचे आया इट इंक्रीज विथ वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ गई, और थोड़ा नीचे आया तो बढ़ गया। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, दिस विस्कस फोर्स आल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो इन तीनों में ये दोनों जो टर्म्स है, बायंट फोर्स और वेट के वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, और तीसरा जो टर्म विस्कस फोर्स हम कह रहे हैं वो जो है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इनसाइड द विस्कस फ्लूइड, इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द विस्कस फोर्स इज आल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। ओके, सो इतना समझ में आया? देखो, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये बढ़ रहा है, तो ये दोनों बैलेंस करेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि वेट ज्यादा है, इस इधर का फोर्स ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, कंडीशन ऐसी आती है कि इसका फोर्स भी बढ़ते रहता है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये तो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, तो दोनों एक इस फोर्स के बढ़ने की वजह से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों साइड का फोर्स क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये टर्म बढ़ रहा है, इस टर्म की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक टर्म ऐसे, एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों तरफ का फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद जो वेलोसिटी है, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which is simultaneously getting increased, but after some time when the forces from two sides are equal, at that time the velocity of that spherical object is not changing, constant है। तो 10 मीटर यहाँ तक आने तक 10 मीटर पर सेकंड था, तो उसके बाद भी नीचे आ रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है? कुछ टाइम पे जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। पहले मतलब यहां तक आने तक, वो बैलेंस होने तक जितना था वहां से कंटिन्यू होके उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का कुछ टाइम बाद कांस्टेंट रह रहा है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में हो रहा है क्या? वेलोसिटी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो अंदर गया, तो उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है, फिर दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, उसकी कांस्टेंट रह रही है, इंक्रीज भी नहीं हो रही है और डिक्रीज भी नहीं हो रही है। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी हमें बोल रहे हैं, उसी को ही हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो इजी है। तो W, अब ये तीनों फोर्सेस के हमें वैल्यूज पता करना है। ओके, तो W का मतलब क्या है? तो पहले हम W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर Fu की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर Fv की वैल्यू तो हमें पता है ना, वी नो द वैल्यू ऑफ Fv। विस्कस फोर्स की वैल्यू हमने स्टोक्स लॉ में देखा, 6 पाई ईटा r, दिस इज द वैल्यू फॉर Fv। तो W की वैल्यू फॉर्मूला क्या बनेगा? m into g, वेट। W means what? वेट, m into g, दिस मास into acceleration due to weight। इस मास को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, ये हमने बहुत बार किया है। ठीक, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके,
तो हम डेंसिटी हम रो लेंगे। ये जो रो है ये डेंसिटी किसकी है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है सॉलिड सरफेस, ये जो रो है उसकी डेंसिटी, ओके, फ्लूइड की डेंसिटी नहीं। और वॉल्यूम क्या रहेगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका वॉल्यूम हम क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो ये मास है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? m की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू इंटू जी। ओके, ये वैल्यू मिल गया हमें, वेट की वैल्यू है ना, वेट का एक्सप्रेशन मिल गया हमें। हमने क्या किया? मास इंटू जी, मास को हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला। ओके, और वी हैव पुटेड दैट वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेट। वेट की वैल्यू मिल गया हमें, तो वेट का वैल्यू क्या बन गया यहाँ पे? 4/3 पाई आर क्यूब जी। ओके, ये बना। ओके, एफ वी तो हमें पता है, ये ठीक है 6 पाई ईटा आर। सो ये v मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी डजंट चेंज, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें फाइंड आउट करना है अपथ्रस्ट फोर्स, एक्सप्रेशन निकालना है इसका। ठीक है, तो अपथ्रस्ट फोर्स का एक्सप्रेशन v सिग्मा जी। ये v जो है वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है अपथ्रस्ट फोर्स v सिग्मा जी। ओके, ये कहां से आया तो उसका भी एक्सप्रेशन रहता है, मगर टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है। ओके, तो बायंट फोर्स जो है उसकी स्टडी करेंगे हम डिटेल में, तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में पता चले। मगर टेक्स्ट बुक में हमें डायरेक्ट दिया है तो वी विल यूज इट डायरेक्टली। ओके, हियर आल्सो वी विल यूज इट डायरेक्टली। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अपथ्रस्ट फोर्स है, ये एफ यू जो है बायंट फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन उसके लिए डिटेल में पढ़ाई करने पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को निकालने। तो हम डायरेक्टली पढ़ेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम सिग्मा, ये जो सिग्मा है वो फ्लूइड की डेंसिटी, यहाँ पे जो हमने रो लिया है, सॉरी यहाँ पे रो लिखा नहीं है, 4 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, है ना, ये एक्सप्रेशन मिला था। वेट का क्या मिला था? एम जी। तो एम की वैल्यू क्या आई थी? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। सो वो वैल्यू यहाँ पे हमने, तो रो लिखा नहीं था मैंने। तो ये जो रो है वो किसकी है? डेंसिटी किसकी है? वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे जो सिग्मा लिया है वो डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की, उसके आजू बाजू में ये जो फ्लूइड है ना विस्कस फ्लूइड, उसकी डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बनेगा? देखो, वॉल्यूम हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ही लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ओके, दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ऑल ओनली ऑन दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड, उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो बॉयंट फोर्स हम बोल रहे हैं वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है टोटली। तो हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो वी विल टेक द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 सेम पाई आर क्यूब सिग्मा एज इट इज एम जी। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफ यू। वो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा एट जी प्लस। ओके, नाउ सी, अब हमें एफ वी का तो पता है, स्टोक्स लॉ में देखा हमने क्या फॉर्मूला बन रहा है? 6 पाई ईटा, ये ईटा आर वी। सो दिस इज द टर्मिनल। हमें ये इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, वेट, ये एफ यू, ये तो हमें पता है स्टोक्स लॉ। तो हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, तो कुछ सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें ये मिल जाए। तो हमें ये इस टर्म में से v की वैल्यू निकालनी, तो ये जो टर्म है इसको इधर भेज दूंगा तो माइनस बनेगा। तो वी गेट द इक्वेशन, क्या इक्वेशन बनेगा? 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज। ओके, तो ये 4/3 ये टर्म पाई आर क्यूब सिग्मा जी एज इट इज, ये टर्म इधर आ गया तो माइनस बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी ये रो है, ये सिग्मा। हमें ये चीज एक ध्यान में रखना है, ये जो सिग्मा है ये किसकी डेंसिटी है?
उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, और ये जो रो, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन, ये रो है और ये सिग्मा। ओके, सो ये जो रो है ये किस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो इनसाइड द फ्लूइड है, और ये जो सिग्मा है ये उस फ्लूइड की, जो आजू बाजू में फ्लूइड है उसके डेंसिटी। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सो रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द दैट फ्लूइड। ओके, जो लिक्विड हमने लिया है। तो हमें ये इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन निकल रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब जी, है ना, दोनों में है। तो रो माइनस सिग्मा, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। ओके, हमें देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे, इधर और इधर। देखो ये पाई कैंसिल हुआ, ये पाई, या ये टोटल आर कैंसिल हुआ, इसमें का आर निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बचा क्या? 6 ईटा वी। तो हमें वी फाइंड आउट करना है। तो 4/3, ये 6 ईटा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या है? आर स्क्वायर, ओके, जी रो माइनस सिग्मा, ये जो 6 ईटा है वो नीचे, समझ में? ये 6 ईटा नीचे आ गया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, ये आर और एक आर क्यूब में से एक आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। सो वी हैव फाइंड आउट दिस इक्वेशन। ओके, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? सी, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, सो डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड हो, तो दिस 3 into 3 व्हाट? 9। ओके, दिस 3 into, दोनों भी डिनोमिनेटर में, तो उसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 3 into 3 व्हाट? ऊपर क्या है? 2 है, 3 into 3 9। ओके, बचा क्या फिर ऊपर? आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यह हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, सो 2/9 आर स्क्वायर जी, ओके, 6 पाई ईटा आर वी, ये एक्सप्रेशन। ओके, सो वी फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन। समझ में आया? हमें सिर्फ वो समझना है कि फोर्सेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद में मैथमेटिक्स तो इजी है ना। ऊपर की तरफ 2 फोर्स और नीचे की तरफ 1 फोर्स, फिर हम एक स्टेज ऐसा है कि दोनों फोर्स इक्वल है, फिर हमने वेट के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, अपथ्रस्ट के लिए एक्सप्रेशन, और एफ विस्कस फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन हमने स्टोक्स लॉ में यूज किया वही हमने यहाँ पे यूज किया। तो फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन करके हमने ये जो एक्सप्रेशन वो फाइंड आउट किया फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, इस एक्सप्रेशन से हम ईटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा, ये v को यहाँ पे भेज दिया, ईटा को यहाँ पे भेज दिया, तो वी कैन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड by using this expression also. Okay, so problems में पूछा जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है बहुत सारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो आज का जो लेक्चर है स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी और उसका जो हमने एक्सप्रेशन दिया वो समझ में आया होगा। ओके, सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीडियो।